नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें आपको बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे पोजीशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर की मंडियों का अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। फटाफट से आपको टॉप 10 खबरें आज की बता देते कि आज कहां सबसे ज्यादा एक्शन दिख रहा है। गोल्ड की बात करें और चांदी की, दोनों ही काउंटर में आज तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। 200 रुपए के आसपास सोने में और चांदी में 400 रुपए तक की मजबूती दिख रही है। कच्चा तेल कमजोर है, करीब करीब 1% नीचे। जिस तरह से ड्रिफ्ट की खबरें आ रही है यूएई और सऊदी अरब के बीच में, और ओपेक से निकल सकता है यूएई, ऐसी अटकलें लगाई जा रही है। इससे यहां पर ऊपरी स्तरों पर दबाव बना है। कॉपर दायरे में कारोबार हो रहा है, पूरे बेस मेटल्स में एक रेंज में ही कारोबार देखने को मिल रहा है। एग्री मार्केट की बात करें तो ग्वारसीड हल्की तेजी 5,550 रुपए के ऊपर कारोबार कर रहा है। कैस्टर काफी समय से स्थिर दिख रहा है, 6,350 के आसपास आज कैस्टर का वायदा ट्रेड कर रहा है। जीरा 30,000 के आसपास करीब 0.25% की तेजी दिख रही है। धनिया हल्की कमजोरी 6,950 के नीचे। हल्दी स्थिर कारोबार 7,000 के आसपास। तो ये कुछ टॉप 10 खबरें हुई, लेकिन सबसे पहले आज आपको गोल्ड और सिल्वर का अपडेट देते हैं कि आज यहाँ पर अच्छी तेजी हफ्ते के पहले ही दिन दिख रही है। रविंद्र जी, क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में, क्या यहाँ से और तेजी आपको बनती दिख रही है? ये शुरुआती तेजी है या फिर दिन के दौरान फिर ये तेजी गायब हो जाएगी? गुड मॉर्निंग विष्णु मोहन जी। मेरे हिसाब से और थोड़ा सा एक अपसाइड पॉसिबल है गोल्ड सिल्वर में। अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में अराउंड 56,100 से 56,150, और अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में 65,100 से 65,200 तक के लेवल्स पॉसिबल है फ्रॉम द इंट्राडे पर्सपेक्टिव। रीजन बीइंग लास्ट वीक में जो भी यूएस से डेटा निकल के आए थे वो थोड़े से पॉजिटिव थे फॉर गोल्ड। डॉलर के लिए थोड़ा सा वीक था। और दूसरा चीज हमें ये देखना होगा कि ऑलरेडी यील्ड्स आर गोइंग हायर, बट अगर डॉलर इंडेक्स की चाल देखें तो वो अभी भी 105.30, जो मैंने पिछले बार भी कहा था कि 252 डे मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस है, उसे ब्रीच नहीं कर पा रहा है। एंड द रीजन बीइंग जो एक्सपेक्टेशन है कि फेड का जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का कंटिन्यू रहेगा आगे जाके भी, तो वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि ये इकोनॉमी पे एक इट विल एक्ट एज अ ड्रैग, और उस वजह से डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा एक सेलिंग दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से वो एक पॉजिटिव फैक्टर है। बट अदर देन दैट आई थिंक ये वीक में नॉन फार्म पेरोल डेटा है यूएसए प्लस पॉवेल का टेस्टिमनी है, तो वो दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेंगे फ्रॉम डॉलर इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम गोल्ड सिल्वर पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे ख्याल से तब तक के लिए हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहे, लेकिन इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आई थिंक और थोड़ा सा अपसाइड बाकी है। तो हम इसीलिए हमने एक डिप में बाइंग की स्ट्रेटेजी दी है गोल्ड में विद स्टॉप लॉस ऑफ 55,750, और जो अपसाइड है वो हमें लग रहा है कि 56,100 से 150 तक जा सकता है। इवन सिल्वर में वी आर एक्सपेक्टिंग 65,100 से 65,200 तक का लेवल। तो डिप में बाइंग की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए फ्रॉम इंट्राडे पर्सपेक्टिव। अनुज जी, आप क्या सलाह दे रहे हैं? ट्रेडर जो आपको अभी देख रहे हैं उनके लिए क्या सलाह है आज? विष्णु जी गुड मॉर्निंग। देखिए लास्ट वीक में हमने गोल्ड सिल्वर में एक रिकवरी आते हुए देखी थी। तो हमें लगता है कि इस हफ्ते भी जो गोल्ड सिल्वर की एक रिकवरी है वो कंटिन्यू रहेगी। हालांकि अगर हम बात करें यूएस के डेटा की, तो लास्ट वीक यूएस का डेटा पॉजिटिव आया था। साथ में चाइना का जो डेटा था वो भी पॉजिटिव आया था, जो कि इंडिकेट कर रहा था कि आगे चाइना की जो ग्रोथ है वो आगे बढ़ सकती है। तो उसके चलते हमने देखा कि सभी मेटल्स में एक रिकवरी देखने को मिली, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर की भी जो डिमांड है वो आगे बढ़ सकती है। डॉलर इंडेक्स कहीं ना कहीं 105 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। हमें लगता है कि उसके चलते एक गोल्ड सिल्वर में बाउंस बैक कंटिन्यू रहेगा। अगर हम बात करें एमसीएक्स में, तो 55,900 के आसपास गोल्ड चल रहा है, जहां हमने लास्ट वीक में हमने करीबन 55,100 तक के डिप आते हुए देखे थे। तो वहां से रिकवरी हमने गोल्ड में आती हुई देखी है। सिमिलरली सिल्वर के अंदर भी देखें तो ऑलमोस्ट $20 के आसपास के लेवल्स हमने गोल्ड में सिल्वर में आते हुए देखे थे। अब सिल्वर करीबन $21 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इवन $21.20 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक लोअर लेवल से रिकवरी हमने आती हुई देखी है, क्योंकि डेटा पॉजिटिव आए और साथ में जो डॉलर इंडेक्स है वो भी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो हमें लगता है कि इस हफ्ते भी आपको एक अच्छी खासी रिकवरी गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर हमारी बाय कॉल रहेगी, गोल्ड में करीबन 55,800 में खरीदारी करें, 55,550 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 56,200 तक हो सकता है। सिल्वर में करीबन 64,600 में खरीदारी करें मे कॉन्ट्रैक्ट में, स्टॉप लॉस 63,900 का लगाएं। टारगेट 65,500 तक देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो गोल्ड हमें लग रहा है कि जो हम टारगेट दे रहे थे 1850 का, वो यहाँ पर अचीव होता हुआ दिखाई दिया है। तो नेक्स्ट टारगेट हमारा है कि करीबन 1865 $1870 तक के लेवल आपको गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर में भी हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव होता हुआ दिखाई दिया $21 के ऊपर के। अब नेक्स्ट टारगेट करीबन 21.5 से लेकर $22 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। तो गोल्ड और सिल्वर हमें लगता है कि इस हफ्ते भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करके चल सकते हैं।
के स्ट्रैटेजी के साथ काम कर सकते हैं, अनुज जी सलाह आपको दे रहे हैं। चलिए लेकिन एक अहम अपडेट दे देते हैं, जितने भी कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी अपडेट है। एमसीएक्स की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है, कहा गया है कि रॉयल टापी ट्रेडर्स नाम की कोई कंपनी है जो डब्बा ट्रेडिंग चलाने का उन पर आरोप है, और ये जो 2 नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं डब्बा ट्रेडिंग के लिए, वो नंबर है 84x0 16416 और 84x0 नंबर से ये डब्बा ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, जो सेबी की तरफ से इसे इलीगल कहा जाता है। इसे करने की सलाह नहीं दी गई है, एडवाइजरी एमसीएक्स की तरफ से जारी की गई है। जो ये वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वेबसाइट का नाम है deltamaxbox.com के जरिए डब्बा ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया जाता है। इसके जरिए डब्बा ट्रेडिंग की जाती है और एमसीएक्स के गलत नाम के इस्तेमाल का भी एक्सचेंज ने आरोप लगाया है। एमसीएक्स किसी भी तरह के डब्बा ट्रेडिंग से जुड़ा नहीं है, ऐसा एक्सचेंज की तरफ से कहा गया है। एक्सचेंज ने ये नोटिफिकेशन जारी कर बताया है। पुलिस में शिकायत भी एक्सचेंज की तरफ से दर्ज की जा रही है। रॉयल टापी ट्रेडर्स एक्सचेंज का कोई भी मेंबर भी नहीं है, नहीं वो कोई ऑथराइज्ड कंपनी या पर्सन है, ऐसा एमसीएक्स की तरफ से कहा गया है, और ऐसे डब्बा ट्रेडिंग, इलीगल ट्रेडिंग से बचने की सलाह दी गई है। चलिए आगे बढ़ते, लेकिन एक और अहम खबर है HUID को लेकर, और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। हमारे साथ उदय शिंदे साहब हैं, हॉलमार्किंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। उदय जी, सबसे पहले स्वागत है। HUID को लेकर जो नया नियम जारी किया गया है कि 1 अप्रैल के बाद अब HUID नंबर 4 की जगह 6 डिजिट का ही होगा, क्योंकि ज्वेलर्स दोनों तरह के नंबर वाले HUID नंबर वाले ज्वेलरी बेच रहे थे। 4 नंबर में अब तक बिक्री आ रही थी, लेकिन सरकार ने एक लंबा विंडो दिया, करीब करीब 1.25 साल का विंडो दिया, और सरकार अब चाह रही है कि उसे खत्म कर दिया जाए। लेकिन इसमें एक पेच ये है कि बहुत सारे ऐसे जिले हैं देश के जहां पर अभी हॉलमार्किंग अनिवार्य नहीं है। सिर्फ 288 जिलों में ही हॉलमार्किंग को अनिवार्य किया गया। लेकिन तो उन जिलों का क्या होगा? तो उन जिलों को लेकर अपडेट यही आ रहा है कि ऐसे जिले में अगर आप HUID वाले ज्वेलरी अगर बेचते हैं तो आपको 6 डिजिट रखना अनिवार्य होगा। अगर नहीं बेचते हैं हॉलमार्किंग वाली ज्वेलरी तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बेचते हैं तो आपको बेचना होगा 6 डिजिट वाला ही। ऐसा नोटिफिकेशन आ चुका है और 1 अप्रैल से यह नियम लागू हो जाएगा। उदय शिंदे जी, और क्या बारीकियां हैं इस खबर पर? नमस्कार जी। जैसा कि आपने बताया उसी तरीके से होने के लिए जा रहा है कि जहां पर हॉलमार्किंग सेंटर नहीं है वहां पर कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। और फिलहाल अभी आज के समय में 288 जिले मैंडेटरी के अंदर हैं, लेकिन मुझे बताने में खुशी हो रही कि बहुत जल्दी और नए 43 जिलों के लिए नोटिफिकेशन निकल जाएगा, क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हॉलमार्किंग सेंटर आ चुका है, तो वो सारे जिले भी मैंडेटरी के अंदर आ जाएंगे। और ये 1 अप्रैल के बाद हम सभी को इस बात को अच्छी तरह से समझना होगा कि 4 लोगों की जो पुरानी हॉलमार्किंग ज्वेलरी है वो बेचने के लिए रोक लगाई जा रही है, लेकिन ग्राहकों के पास जो अभी भी ग्राहकों ने पहले जो 4 मार्किंग की ज्वेलरी खरीदी थी वो वैलिड रहेगी। उसमें उनको कोई भी परेशान होने की कोई बात नहीं है, वो सही है तो सही ही रहेगी। हमारे साथ कोलिन शाह जी भी हैं, पूर्व चेयरमैन हैं जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के। सर, ये जो HUID को लेकर नया नियम आया है, अब ऐसे जिले जहां पर हॉलमार्किंग सेंटर हैं ही नहीं और अनिवार्य भी नहीं है, इन जिलों को लेकर क्या स्थिति है सर? इंडस्ट्री में आज की तारीख में कैसा है, हमारे मेन जो क्लस्टर्स है वो मुंबई, सूरत और जयपुर है और कलकत्ता है। तो यहाँ से ही लगभग ज्वेलरी मैन्युफैक्चर होके इंडिया के सारे जिलों में जाती है, आई वुड से। तो ये जो हॉलमार्किंग जिस क्लस्टर्स में है आज भी, वो सारे क्लस्टर्स में मैंडेटरी होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लगभग जो ज्वेलरी दूसरे जिलों में भी जाती है वो तो यहाँ से ही जाती है। और ये मैंडेटरी करने के लिए 2 साल तो गवर्नमेंट ने दिए थे इंडस्ट्री को, तो अब तक ऐसे उम्मीद है कि सारा देश में ही हॉलमार्किंग आ गया है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिजायर्ड है वो भी आज की तारीख में है पॉसिबल। कोलिन शाह जी, अब मेरा अगला सवाल होगा, जो बायर्स होंगे जिनके पास पहले से ही ज्वेलरी मौजूद है, उन पर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो बेचने के लिए जाते हैं, रीसेल के लिए जाते हैं, तो उनके लिए क्या नियम होगा? नहीं, उनके लिए रीसेल के लिए कोई दिक्कत नहीं है और कोई नियम भी नहीं है। अगर उनका 4 डिजिट से हॉलमार्किंग किया हुआ था पहले, तो वो आज भी जा सकते हैं और कोई भी अपने लोकल ज्वेलर के पास वो ऐसे करा के अपनी ज्वेलरी बेच सकते हैं। उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, अगर मेरे पास अगर कोई ज्वेलरी है, मैं चाह रहा हूं कि अब 4 डिजिट से मैं 6 डिजिट की ओर शिफ्ट करूं, तो क्या
कितना चार्ज देना होगा और कैसे इसमें बदलाव करवा सकता हूँ अगर मुझे अपने पुरानी ज्वेलरी में अगर वो अपडेट करवाना है, वो 6 डिजिट का HUID नंबर? देखो, जो नॉमिनल चार्ज है गवर्नमेंट ने रखा है आज 35 से 50 रुपए तो पर पीस चार्ज होता है, वो ही देना पड़ेगा आपको, कोई भी लैब नहीं। सर, लंबा वक्त मिला है, 2021 में हॉलमार्किंग लागू किया था, करीब 1.5 से 2 साल के, पौने 2 साल के आसपास का वक्त दिया गया था। आपको लग रहा है इसके बाद भी इन्वेंट्री बचे होंगे ज्वेलर्स के पास, या ज्वेलरी इंडस्ट्री पूरी तरह से अब तैयार है HUID 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर के लिए? हमारे जो ट्रेड का एस्टिमेट है वो हिसाब से कुछ बहुत ज्वेलरी नहीं बची होगी, क्योंकि दो चीज हुई है। एक है कि गोल्ड का रेट जो लास्ट 12-18 महीने में बढ़ गया उससे, और गोल्ड की जो डिमांड निकली थी पोस्ट पैंडेमिक वो ऑल टाइम हाई था, और अगर वो डिमांड का एस्टिमेट से और जो 1000 टन की बिक्री हुई है लास्ट 12 से 15 महीने का पीरियड में, वो हिसाब से ऐसा लग रहा है कि लगभग सारी ज्वेलरी बिक्री होगी। शुक्रिया कुलीन शाह जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और तमाम डिटेल्स दिए। ज्वेलरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे कि क्या क्या बदलाव हो सकते हैं और क्या तैयारी है इंडस्ट्री की, और सबसे अहम बात यह है कि इसमें ग्राहकों पे कोई असर नहीं होगा। आपके किसी भी तरह के ज्वेलरी अगर आपके पास है तो रीसेल के लिए जाएंगे तो आपके प्योरिटी के हिसाब से ही आपको रेट दिए जाएंगे। हालांकि आप अपडेट करवाना चाहते तो नॉमिनल चार्ज से आप नए HUID की तरफ शिफ्ट भी हो सकते हैं। अब उदय शिंदे साहब, आपसे मेरा सवाल होगा, अब 288 जिलों में तो हॉलमार्किंग अनिवार्य हो गया, लेकिन अब तक कितने हॉलमार्किंग सेंटर देश में हैं और ऐसे कौन से जिले हैं जहां अभी भी हॉलमार्किंग सेंटर आना जाना बाकी है? 288 के बाद और नए 43 जिलों में तो हॉलमार्किंग सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया है और उसका नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आ जाएगा। आज के समय में हमारे देश में लगभग 1400 हॉलमार्किंग सेंटर हैं, प्लस 200 सेंटर पाइपलाइन में है जो बहुत जल्द वो भी चालू हो जाएंगे। और हम लोग, जैसा कि शाह साहब ने भी बताया कि मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, जहां पर देश के लगभग 80 से 85% ज्वेलरी मैन्युफैक्चर होती है, वहां पर तो ऑलरेडी हॉलमार्किंग हो ही रहा है। तो यदि आने वाले समय में सरकार पूरे देश में भी इसको लागू करे तो कोई अचरज की बात नहीं होगी। सर, इसके अलावा अब मेरा अगला सवाल होगा कि क्या यहाँ पर जो दूर दराज के इलाके हैं, जो पहाड़ वगैरह के इलाके हैं, वहाँ पर हॉलमार्किंग को लेकर काफ़ी दिक्कत होती है छोटे जगहों पे, उसको लेकर क्या अपडेट है? पहाड़ी इलाकों में थोड़ी अवेयरनेस की आवश्यकता है, जिसके लिए सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में मैक्सिमम जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर 24 कैरेट की ज्वेलरी का प्रचलन है, और 24 कैरेट की ज्वेलरी बनाना हमारे हिसाब से मतलब थोड़ा सा मुश्किल भरा काम है, क्योंकि जॉइंट करने में उसमें थोड़ी परेशानियां आती है। उसके ऊपर कार्य किया जा रहा है और जल्दी ही पहाड़ी इलाकों में भी हॉलमार्किंग शुरू हो जाएगी, ऐसा हम जब आप दीजिएगा, पूरे देश में कब तक उम्मीद करें कि अनिवार्य तौर पे हॉलमार्किंग लागू हो जाएगा? जो सरकार की भावना है या सरकार की जो सोच है कि आने वाले इस वर्ष में ही वो लोग इस बात की शायद घोषणा कर देंगे। ओके, शुक्रिया उदय जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए वापस से वायदा बाजार की ओर लौटते हैं। हमारे तीनों मेहमान बने हुए हैं। बिटूपन, गोल्ड और सिल्वर की बात हो रही थी, आप क्या कॉल दे रहे हैं आज? मोमेंटम तो स्पॉट वहां पे ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिव है, लेकिन इंडिया में उतना परफॉर्मेंस नहीं है गोल्ड एंड सिल्वर में, बिकॉज डॉलर रुपये में काफी बड़ा स्लाइड मिला, 82 से ऑलमोस्ट 81-80 तक मार्केट गिरा है, तो इसलिए तेजी उतना नहीं मिला है। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रुपये डॉलर स्टेबलाइज हो सकता है। और एक चीज है जो अभी मार्केट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे शार्पर रैली यहाँ पे थोड़ा नहीं होगा, क्योंकि फेड का टेस्टिमनी भी है और यूएस का जॉब्स रिपोर्ट भी है। और सिल्वर में मुझे एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन दिख रहा है, जो ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन मुझे स्पॉट चार्ट में भी दिख रहा है और यहाँ पे मुझे M6 में भी दिख रहा है वो चीज। तो सिल्वर में देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट है कि मार्केट 65,200 के ऊपर सस्टेन करना है गोइंग फॉरवर्ड। अगर उसको ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तो तेजी फर्दर बनेगा, लेकिन आज के जो ट्रेंड है मुझे लग रहा है थोड़ा सा रेंजिंग या बॉटम लेवल से बाइंग करना विल बी सेफर। ठीक, तो अगर गोल्ड में ट्रेड लेना है और इंट्राडे पर्सपेक्टिव से कोई ज्यादा होल्डिंग पर्सपेक्टिव अभी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे डिप्स मिलता है जो गैप अप ओपनिंग है 55,900 के आसपास मार्केट है, तो यहाँ से 100-150 रुपए नीचे ले सकते हैं, 650 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के। 56,000 एक रेजिस्टेंस इंट्राडे है, वो शायद टूट गया तो 56,250-300 तक टारगेट हम लोग देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा केयरफुल रहेगा, बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोजीशन नहीं बनाए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में तेजी है। गोल्ड में अगर $20-25 का एक तेजी बन सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा बुलिश मत खेलिए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट थोड़ा कॉशियस रहना बेटर होगा। और फेड का स्टेटमेंट जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है प्रॉब्ली डॉविस ही हो सकता है,
और वो कुछ हद तक तो प्राइसिंग है, तो वोलेटिलिटी रह सकता है। अभी इंट्राडे में आज के हिसाब से बाय एंड डिप कीजिए, लेकिन ज्यादा कैरी फॉरवर्ड वाला काम मत कीजिए। ओके, चलिए अब कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। कच्चे तेल को लेकर हालांकि अब एक तो चाइना की तरफ से जो ग्रोथ के जीडीपी ग्रोथ के जो नंबर जो टारगेट दिए गए हैं 5% को लेकर बाजार के एस्टिमेट से वो कम है। दूसरी तरफ जो ड्रिफ्ट पैदा हो रहा है, जो तनाव पैदा हो रहा है यूएई और सऊदी अरब को लेकर और ओपेक से निकलने की बात हो रही है, ये भी काफी अहम अपडेट हो जाता है। क्या लग रहा है कच्चे तेल की चाल किस तरह की रह सकती है रविंद्र जी? अब जैसे मैं लगातार कहते आ रहा हूँ कि WTI क्रूड अगर देखें तो एक ब्रॉड रेंज है अभी भी। ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो अराउंड $82 के आसपास है और सपोर्ट जो है वो अराउंड $72-73 का है और इसी दायरे में क्रूड ट्रेड कर रहा है। तो अगर MCX का प्राइसेस देखें तो जो 6,750 का जो रेजिस्टेंस है वो अभी एक्चुअली इफ यू सी MCX क्रूड और NYMEX क्रूड तो अभी वो डिफरेंस थोड़ा सा बढ़ गया है, दैट इज बिकॉज ऑफ द रूपी। लेकिन जो मल्टीपल रेजिस्टेंस है वो 6,750 6,800 के आसपास है। सिमिलरली सपोर्ट जो है वो अराउंड 6,200 6,100 के आसपास है। फंडामेंटली अगर देखें तो देर आर मिक्स ट्रिगर्स। चाइना ओपनिंग जो ऑप्टिमिज्म है वो इट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट अभी एकदम जल्दी इमीडिएटली नहीं होगा, क्योंकि इट विल टेक टाइम फॉर चाइना ऑल्सो टू रिकवर, जो कि हम देख रहे हैं। लेकिन अगर सप्लाई साइड में देखें तो सप्लाई डिमांड सप्लाई में भी अभी मेजर कोई है नहीं ट्रिगर। लेकिन अगर रशिया के साइड से कोई भी प्रोडक्शन कट का फिर से कुछ न्यूज आ जाता है तो दैट माइट सपोर्ट क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो ओवरऑल अगर देखें तो मुझे अभी भी एक ब्रॉड रेंज ही लग रहा है, क्योंकि जब भी ऊपर जाता है तो देर आर सम सप्लाई साइड न्यूज विच ब्रिंग्स इट लोअर और नीचे में फिर से एक बार डिमांड ट्रिगर होता है। तो मेरे हिसाब से अभी भी ये एक ब्रॉड रेंज ही रहेगा जब तक कि MCX में 6,750 6,800 के ऊपर सस्टेनेबली ट्रेड नहीं करता है। मुझे नहीं लगता है कि कोई डायरेक्शनल मूव आएगा क्रूड में। सिमिलरली ऑन द लोअर साइड 6,200 6,100 का एक सपोर्ट रहेगा। तो इंटरनेशनली आई थिंक $82 इज अ लेवल टू वॉच फॉर। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक मुझे लगता है कि इट माइट ट्रेड विद इन अ रेंज। ओके, चलिए अनुज जी, क्रूड और एनजी दोनों पर आपका व्यू जानना चाहिए, क्योंकि नेचुरल गैस काफी वॉलेटाइल हो गया है। पिछले फ्राइडे को देखा जबरदस्त तेजी, आज 9% गिरा हुआ है। क्या करना चाहिए दोनों ही काउंटर में? देखिए, क्रूड में अगर देखें तो कहीं ना कहीं एक लोअर लेवल से रिकवरी हमने देखी है। चाइना के जो डेटा आए हैं उससे काफी हद तक ऑप्टिमिज्म दिखा है। तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। अगर हम स्ट्रेटेजी वाइज बात करें तो हमें लगता है कि क्रूड के अंदर करीबन 6,400 में खरीदारी करें, 6,300 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 6,600 तक हो सकता है। वहीं अगर हम ऑप्शंस की बात करें, क्योंकि ऑप्शंस में हमने काफी अच्छा OI बिल्डअप होते हुए देखा है, तो करीबन जो 6,600 का जो कॉल ऑप्शन है जो कि करीबन 114 के आसपास चल रहा है, उसमें मुझे लगता है खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 64 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 200 तक देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पर आते हुए दिखाई दिया है। हालांकि अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ पर डेफिनेटली आज एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, बट हमें लगता है कि कहीं ना कहीं नेचुरल गैस के अंदर भी एक बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि लोअर लेवल्स पर डिमांड यहाँ पर एमर्ज होती हुई दिखाई दी है। तो नेचुरल गैस में खरीदारी की सलाह रहेगी करीबन 215 के आसपास में, 205 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 230 तक देखने को मिल सकता है। तो क्रूड और नेचुरल गैस मुझे लगता है कि लोअर लेवल पे खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। बिटूपन, आपकी सलाह क्रूड पर? देखिए, क्रूड ऑयल में जो रविंद्र ने बताया था कि यहाँ पे कोई प्रॉपर ट्रेंड नहीं है और ये मार्केट रेंजिंग ही रहेगा जब तक, मुझे लग रहा है कि जब तक यूएस का जो समर ड्राइविंग सीजन से पहले यहाँ पे कोई स्पाइक या बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं मिलेगा, मार्केट रेंज बाउंड ही रहेगा। और समर ड्राइविंग सीजन से पहले भी बहुत टाइम है बचा हुआ है मार्केट। तो फिलहाल के लिए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखिए, अभी मार्केट मिड रेंज में है, थोड़ा सा एक रिकवर हुआ था और जिस तरह का क्लोजिंग है फ्राइडे का उसको देख के लगता है कि थोड़ा सा मार्केट बाय ऑन डिप जैसा रहेगा। वैसे भी और एक चीज याद रखिए कि बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, यहाँ से 100-150 रुपए का हो सकता है। तो कोई डिप्स आता है, जो अनुज ने भी बताया था कि 6400, तो यहाँ पे 6400 या 6420 उस तरह का लेवल बनता है तो इंट्राडे में क्रूड ऑयल बाय बन सकता है और 6530 6550 ये सब लेवल हम लोग देख सकते हैं और 6360 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन और एक चीज, जो नेचुरल गैस यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों ने लास्ट वीक भी हम लोगों ने बात किया था, किसी लोग के पास बहुत ज्यादा टॉप लेवल पे भी नेचुरल गैस होल्डिंग है। तो नेचुरल गैस में एक चीज देखिए, कोई भी ट्रेड करे तो स्टॉप लॉस में कीजिएगा। ट्रेंड थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग है। हाँ, थोड़ा बॉटम लेवल से नेचुरल गैस में बाइंग आ सकता है, प्रॉब्ली समथिंग अराउंड 200 212 210। तो मार्केट वहां पे टेस्ट करके वहां पे क्या रिएक्शन बनता है उसके बाद ही डिसीजन मेकिंग बनेगा। फिलहाल के लिए क्रूड ऑयल इज ए बाय ऑन डिप्स, नेचुरल गैस थोड़ा केयरफुल। मेटल में क्या पसंद कर रहे हैं आज? मेटल में क्रूड ऑयल मेटल में कॉपर बेच के चल सकते हैं, क्योंकि कॉपर में थोड़ा सा 2 कंटिन्यूअस डिक्लाइन है, आज भी मार्केट वीक में है।
थोड़ा 762 के आसपास अगर कॉपर में पुल बैक बनता है तो मेरे हिसाब से सेल होगा। 754 752 का एक सपोर्ट है, तो वहां तक अपना टारगेट रहेगा। 767 के ऊपर स्टॉप लॉस। और उधर जिंक में भी वीकनेस है, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा आज कॉपर बेटर होगा, सेल ऑन पुल बैक। अनुज जी छोटा जवाब दीजिएगा, बेस मेटल्स में कहाँ ट्रेड करें? में हमारा व्यू खरीदारी की तरफ है। कॉपर में करीबन 755 में बाय करें, 749 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 765 तक हो सकता है। सिमिलरली एल्युमिनियम के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, ऊपर में 210 से लेकर 212 तक के लेवल एल्युमिनियम में देखे जा सकते हैं। आज के लिए कोई एक काउंटर अगर चुनना हो रविंद्र जी तो क्या रहेगा मेटल में? पर में मुझे लग रहा है थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू है, 752 तक लग रहा है मुझे एक बार पॉसिबिलिटी है। तो आई थिंक जब तक कि 762 नहीं निकलता तब तक एक सेलिंग बन सकता है। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। 752 वुड बी द टारगेट हो सकता है, वहां से एक बार इसमें बाउंस बैक है। चलिए अब हमारे साथ एक खास मेहमान है, अश्विन नायक साहब हैं, चेयरमैन हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइसेस स्टेक होल्डर्स के। सर स्वागत है आपका, और चेयरमैन बनने पर आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। सर जो रिपोर्ट जो फिश की आई है वो जो पुराने अनुमान है उससे काफ़ी ऊपर के रिपोर्ट आ रहे हैं, और सभी राज्यों में अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं उत्पादन के, चाहे वो कोरिएंडर को लेकर हो या जीरे को लेकर हो, दोनों ही नंबर अच्छे लग रहे हैं। क्या लग रहा है, किस तरह की स्थिति आगे दिख सकती है आपको मसालों में? नमस्कार सर और धन्यवाद। सर एक्चुअली लास्ट ईयर की कंपेयर में धनिया में क्रॉप ऑलमोस्ट डबल है, जीरे में जो एरिया है वो वही का वही है, लेकिन यील्ड थोड़ा बढ़ के आने का चांसेस हमें नजर आ रहा है। बाकी मेथी के अंदर हमने उत्पादन कम दिखाया है, और सौंफ में उत्पादन ज्यादा है, क्योंकि सौंफ में ऑलरेडी सोइंग ज्यादा थी। एक्सपोर्ट के नंबर किस तरह के आ रहा है, जीरा और धनिया दोनों के ही बताइएगा। सवाल रिपीट करेंगे सर? सर एक्सपोर्ट को लेकर किस तरह के ऑर्डर आ रहे हैं धनिया और जीरे में? धनिया का एक्सपोर्ट इस साल बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि धनिया अभी काफी अपने बॉटम प्राइस के ऊपर आ गया है, और जो अपने कॉम्पिटिटर कंट्री है रूस, उसके कंपेयर में अपने रेट अभी काफी कॉम्पिटिटिव है, और इंडिया का धनिया लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं, तो धनिया भी ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में जाएगा। और जीरे में अभी भी इंडिया ही अकेला सप्लायर है, तो जीरा का एक्सपोर्ट तो अच्छा रहने का चांसेस है ही। ये साल भी जीरा मुझे तो लग रहा है लास्ट ईयर से भी थोड़ा ज्यादा ही एक्सपोर्ट होगा। अगर एक्सपोर्ट के नंबर अच्छे रहेंगे तो भाव जिस तरह से गिरे हैं, जीरे में हालांकि बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं आई रिकॉर्ड से 7-8 हज़ार, लेकिन तब भी ये भी गिरा हुआ है वायदा में, और धनिया में तो काफ़ी गिरावट आ चुकी है। क्या लग रहा है ये गिरावट आगे भी जारी रहेगी या यहाँ से अब रिकवरी की संभावना है धनिया और जीरे में? धनिया में सर अभी मुझे लग रहा है प्राइस ऑलमोस्ट बॉटम के नजदीक है, या बॉटम की ओर ही है, तो इधर से कुछ ना कुछ रिकवरी आ सकती है। जीरे में मेरे हिसाब से जो क्रॉप है वो क्रॉप साइज को देख के और जो कैरी ओवर है वो दोनों मिला के बैलेंस शीट पूरे साल के लिए टाइट ही है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग ही बने रहेंगे, क्योंकि 70-75 लाख की अवेलेबिलिटी के सामने 80-85 लाख की डिमांड है। ओके, शुक्रिया अश्विन साहब आपका, आपने वक्त निकाला और पूरी रिपोर्ट समझाई कि फिश की रिपोर्ट किस तरह की रही और आगे किस तरह के डेटा रह सकते हैं और प्राइस पर उसका क्या कुछ असर हो सकता है। शुक्रिया अनुज जी आपका, रविंद्र जी आपका, बिटफन आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि ईटी नाउ स्वदेश को एक बार फिर से सम्मान मिला है, फिश की तरफ से ये सम्मान दिया गया है, और कमोडिटी मार्केट के बेहतरीन कवरेज के लिए ये सम्मान फिश की तरफ से, इंडस्ट्री के दिग्गजों की मौजूदगी में ये सम्मान मुंबई में फिश की तरफ से ईटी नाउ स्वदेश को मिला है। हार्दिक हार्दिक स्वागत है। बहुत ही फेमस मैं कहूँगी इमर्जिंग एंकर है, आपने इनको देखा होगा ईटी नाउ टेलीविजन में। कैसा फील होता है विश्व मोहन, जब आप एक एंकर से दूसरा एंकर जब मंच पे आता है, तालियों में गड़गड़ाहट। आई एम डिलाइटेड टू सी यू ऑन द स्टेज। अब खाली आपके विश्व मोहन कुमार जी, A very warm welcome, Mr. विश्व मोहन कुमार जी, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। बहुत ही फेमस मैं कहूँगी इमर्जिंग एंकर है, आपने इनको देखा होगा ईटी नाउ टेलीविजन में। कैसा फील होता है